वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। तो जो आज आपके समक्ष प्रश्नों को लाया हूँ, ये भक्ति काल के तो हो गए थे। हाँ, अब आज हम आपके समक्ष रीति काल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं। जो ये प्रश्न होंगे ना, आपकी आगामी कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, वहां पर आपको पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। इसी तरह की सीरीज हम आपको लगातार लाते रहेंगे। आदिकाल भी हो गया है, भक्ति काल भी हो गया है, अब रीति काल के लाएंगे, आगे आपको आधुनिक काल की भी लाएंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए, आपको महत्वपूर्ण वीडियोस यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप के साथ अगर नहीं जुड़े हैं तो अभी तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स मिल जाएंगे, उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे जो ये हार्ड कॉपी नोट्स हैं, इन्हें अगर अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एलटी टेट, एलटी कमीशन, टीजीटी, पीजीटी हिंदी, तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये लेक्चर। इसमें आपको 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधारित होंगे। एलटी टेट और एलटी कमीशन वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण ये हार्ड कॉपी नोट्स होने वाले हैं। समय रहते आप इनको मंगवाइएगा, आपके घर पे ये पहुंच जाएंगे। और कोई क्वेरी है अगर इनसे संबंधित, तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करिए। कोई भी क्वेरी होगी तो उसके उत्तर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अधिक समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एलटी कमीशन के लिए भी हमारा बैच शुरू हो गया है। अगर कोई एलटी कमीशन की तैयारी करना चाहता है तो जुड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है। रीतिकाल के लिए अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग समय सीमा निर्धारित की गई है, परंतु जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के लिए जो समय सीमा निर्धारित की थी, तो वो थी 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक। 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक। तो सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दो, इनमें से कौन रीतिकाल का नाम नहीं है। इनमें से कौन सा जो है नाम ये रीतिकाल के लिए नहीं है। देखिएगा, अलग अलग विद्वानों ने रीतिकाल के लिए अलग अलग नाम दिया था। जैसे जो भारतेंदु अपने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इन्होंने रीतिकाल के लिए रीतिकाल ही नाम दिया। बाकी जो अपने जो थे, क्या नाम है उनका, मिश्र बंधु, उन्होंने रीतिकाल के लिए अलंकृत नाम दिए, अलंकृत काल नाम दिया था। और श्रृंगाल काल नाम ये भी दिया गया है। और उत्तर मध्यकाल नाम ये भी दिया गया है रीतिकाल के लिए, परंतु जो पूर्व मध्यकाल है ये रीतिकाल के लिए नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पूर्व मध्यकाल। अगला है, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ। हिंदी का वो कौन सा काल था जिसमें लक्षण ग्रंथों का अधिक निर्माण हुआ, वो यहाँ पर हमें बतलाना है। तो सही जो विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विकल्प सी। जो रीतिकाल है, इस समय लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, चार, इसमें क्या पूछा गया है। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने क्या नाम दिया। ये जो ऊपर वाले नाम की मैं बात कर रहा था, श्रृंगार काल नाम, वो इनके द्वारा ही दिया गया है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विकल्प डी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे, इन्होंने रीतिकाल के लिए श्रृंगार काल नाम दिया था। सही विकल्प यहाँ डी हो जाएगा। अगला है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है। तो जो लक्षण ग्रंथों का निर्माण करते हैं उन्हें कहा जाता है आचार्य। क्या कहा जाता है, आचार्य कहा जाता है। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो हो जाएगा विकल्प सी। रीति निरूपण का अर्थ क्या है। तो जो रीति निरूपण का अर्थ होता है काव्यांग निरूपण। क्या, काव्यांग निरूपण। ये यहाँ सही विकल्प हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इन्होंने रीतिकाल के लिए जो प्रवर्तक स्वीकार किया था, तो वो चिंतामणि थे। चिंतामणि से ये मानते हैं कि रीतिकाल का जो रीतिकाल है ये शुरू हुआ था, ये मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। परंतु जो वास्तविक आधार पर माने जाते हैं, तो वो है केशवदास। केशवदास से रीतिकाल का आरंभ माना गया है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को स्वीकार करते हैं। और चिंतामणि नाम की ही इनकी एक पुस्तक भी है, परंतु वो चिंतामणि के लिए नहीं है, वो है इनकी निबंध विधा पर रचना, निबंध और आलोचना पे। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है। तो देखिए, जो रीति काल था, इसमें तीन भागों में विभाजन किया गया था। एक थे रीति सिद्ध, एक थे रीतिबद्ध, एक है रीति मुक्त। ठीक है, जो रीति मुक्त है इसमें घनानंद आएंगे, बोधा आएंगे, आलम आएंगे, परंतु जो भूषण है ये आपके रीतिबद्ध के अंतर्गत स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है,
रीतिबद्ध या रीतिसिद्ध, इनमें से कोई एक है। अगला है 9, रीतिकाल में वीररस की कविता करने वाले कवि इनमें से कौन है? तो रीतिकाल में वीररस की जो कविताएं करते थे उनमें माना जाता है भूषण, कवि भूषण। ठीक है, तो डी सही विकल्प होगा। जो मतीराम चिंतामणि बिहारी ये नॉर्मल रचनाएं करते थे, श्रृंगार पूर्ण। अगला है 10, इसमें क्या पूछा गया है? इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? तो रीति सिद्ध के अंतर्गत जो आते हैं तो वो आते हैं बिहारी, इनका पूरा नाम बिहारी दास है। ठीक है, रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। बाकी देव, घनानंद, पद्माकर, देव और पद्माकर ये आपके रीतिबद्ध माने जाते हैं, घनानंद रीति मुक्त माने जाते हैं। और जो बिहारी है इन्होंने बिहारी सतसई लिखी थी जो काफी प्रचलित हुई है। अगला प्रश्न देखिएगा 11, इसमें क्या पूछा गया है आपसे? इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? तो देखिए रीतिबद्ध कौन है? देव, देव हो गए, ऊपर ही हमने देखा पद्माकर हो गए, ये रीतिबद्ध है। और जो भूषण हो गए, चिंतामणि हो गए, ये सारे होंगे आपके रीतिबद्ध। बिहारी रीति सिद्ध है, घनानंद और ठाकुर ये आपके रीति मुक्त माने जाते हैं। ठाकुर कई जगह रीति सिद्ध भी माने गए हैं। अगला है 12, निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कोड के माध्यम से कीजिएगा। जैसे कि रीतिबद्ध रीति मुक्त कौन है? वैसे मैंने यहाँ पर टिक कर लिया, परंतु फिर भी आपको मिला लेता हूँ। बिहारी, देखिए जो बिहारी हैं मैंने आपको बताया बिहारी रीति सिद्ध है, घनानंद है रीति मुक्त है, और जो अपने देव हैं ये कैसे हैं? रीतिबद्ध है। देव और जो भूषण है ये वीर रस के कवि माने जाते हैं, इसलिए जो सही मिलान यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा बी। अगला है भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? तो जो भाषा भूषण रचना है इसके रचनाकार माने जाते हैं जसवंत सिंह। कौन माने जाते हैं? जसवंत सिंह। अगला है इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात था? तो एक ही ऐसा कवि था, वैसे तो सभी ने वर्णन किया परंतु सुविख्यात जो एक ही था, सेनापति। सेनापति ने रीतिकाल में प्रकृति चित्रण बड़ी सूक्ष्मता से और बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया है, यह चित्रित किया है। अगला है ललित ललाम के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो जो ग्रंथ है ललित ललाम इसके रचनाकार माने जाते हैं मतीराम। तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अमिय हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, ये जो पंक्ति है किस कवि की है? तो जो प्रस्तुत पंक्ति होगी ये रसलीन की होगी। किसकी? रसलीन की। अगला देखिए यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ रचना दी गई है, दूसरी तरफ रचनाकार। तो जैसे शिवराज भूषण, ये किसकी रचना हो जाएगी? शिवराज भूषण होगी, भूषण की रचना। रस रहस्य ये किसकी रचना होगी? कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य। पद्माभरण किसकी रचना है? पद्माकर की। और जो काव्य निर्णय है ये किसकी रचना है? भिखारी दास की। तो इस कारण ए का बी कहाँ पर है? ए का बी है विकल्प बी में ही, ये सही हो जाएगा विकल्प ए वाला। हाँ, अगर आप लोग किसी भी पीडीएफ का प्रिंट निकालते हैं, मान लीजिए जो आपको पीडीएफ में सेंड करता हूँ, आपने बताऊँ किस तरीके से निकालनी है। जैसे एक ये पेज है हमारा ना, इसी में ही दोनों आ जाए, एक साइड 2 पेज आ जाएं और एक पेज में 4 प्रिंट आ जाएं, तब आपके थोड़े से पैसे बचेंगे। क्योंकि बीच में किसी ने मुझे दिखाए थे कि प्रिंट निकाले हैं, तो अगर आप एक पेज में एक ही प्रिंट निकालते हैं तो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है आपको। मान लीजिए देखिए ये है, ये आपका एक पेज है, ठीक है। अगर आप में इसी का इस पेज में सिर्फ एक ही प्रिंट निकालते हैं, मतलब ये वाला सिर्फ यही वाला निकालते हैं, तो इससे आपको नुकसान हो जाएगा। ऐसे नहीं निकालने हैं। जब भी आप प्रिंट शॉप में जाते हैं आपने कहना है कि एक तरफ आपको 2 पेज आने चाहिए। जैसे 2 इस तरह से, एक पेज ये हो गया, दूसरा पेज ये वाला हो गया, ये दोनों आपको इस फ्रंट पेज में ही मिलने चाहिए, तब आपको फायदा है। पिछली साइड भी आपको ऐसा ही करना है, इस पेज के पीछे भी आपको 2 ही दिखने चाहिए, तब आपके थोड़े से पैसे बचेंगे। नहीं तो अगर आप हर बार ऐसे ऐसे पेज निकालते रहेंगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी अगर कोई पीडीएफ से पढ़ता है तो पीडीएफ से भी पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए 18, इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी है? इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी है? तो देखिए अगर बिहारी की बात करें, बिहारी ने तो सतसई लिखी है। वृंद की बात करें, इन्होंने भी लिखी है। मतीराम जो है इन्होंने भी लिखी है, परंतु जो घनानंद है इनके द्वारा सतसई नहीं लिखी गई है, घनानंद के द्वारा। तो यहाँ पर डी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19, कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है?
तो जो कवि भूषण रचित ग्रंथ नहीं है तो इसमें सही विकल्प होगा छत्र प्रकाश। छत्र प्रकाश ये कवि भूषण द्वारा रचित नहीं होगा। बाकी छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण ये तो इन्हीं के द्वारा रचित हैं। अगला है 20, देवमाया प्रपंच नाटक के रचनाकार कौन है? तो जो नाटक है देवमाया प्रपंच, इसके रचनाकार होंगे देव, कवि देव। अगला है 21, छत्र प्रकाश किस कवि की रचना है? तो जो छत्र प्रकाश है, जो हमने ऊपर देखी ना, ये जो किसकी रचना होगी छत्र प्रकाश? लाल कवि की, या फिर कवि लाल भी कहा जाता है, या लाल कवि भी इन्हें कहा जाता है। नैन नचाए कही मुस्काए लल्ला फिर आइयो खेलन होरी, ये पंक्ति किस कवि की होगी? तो प्रस्तुत पंक्ति होगी पद्माकर की। किसकी? पद्माकर की होगी। विकल्प सी सही होगा यहाँ। अगला है 23, इसमें क्या पूछा गया है? निम्न सूचियों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर अगर हम सुमेलित करते हैं तो देखिए क्या सही होता है। जो ग्वाल कवि है इनकी रचना कौन सी होगी? ग्वाल कवि की, कवि ग्वाल ये है आपके हमीर, हमीर हट है कवि ग्वाल की रचना। पद्माकर की रचना कौन सी होगी? जगत विनोद, ये है इनकी। बोधा की रचना कौन सी है? बोधा है आपके विरह बारिश। देव की रचना कौन सी है? देव की रचना हो जाएगी भाव विलास। एक बार फिर से बताता हूँ, जगत विनोद जो रचना हो जाएगी पद्माकर की, हमीर हट किसकी रचना है? ग्वाल कवि की। भाव विलास किसकी रचना है? तो भाव विलास हो जाएगी देव की, और विरह बारिश हो जाएगी बोधा की। तो सही जो विकल्प होगा सी। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर जो असत्य कथन हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प 24 में जो सही हो जाएगा विकल्प डी। केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। वैसे तो देखिए ये सत्य कथन नहीं होना चाहिए। क्यों? अधिकतर विद्वानों ने केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक स्वीकार किया है, परंतु किस आधार पर इन्होंने ये उत्तर दिया था इसका ये कह नहीं सकते। बाकी तथ्य देख लेते हैं। बिहारी सत्सई में 713 दोहे हैं, बिल्कुल सही है। भूषण रीतिवत कवि हैं, ये भी माना जाता है। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान है, ये भी सही होगा। और केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, वैसे तो ये मूलतः सही होगा, परंतु जो जो ये यहाँ पर है इसका उत्तर डी बताया गया है। ठीक है, अगर होता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है तो ये असत्य होता। वास्तविक आधार पर ये सत्य ही होगा। यहाँ पर आप सारे विकल्पों को सही मानिए, डी सही भी है। ठीक है, अगला है 25, भवानी विलास किस कवि की रचना है? तो जो भवानी विलास रचना है ये होगी कवि देव की। किसकी? कवि देव की। 26, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? तो जो मतीराम की रचना नहीं होगी तो वो होगी रसिक प्रिया। कौन सी? रसिक प्रिया, विकल्प डी। अगला है 27, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, ये तीनों तो रचनाएं हो जाएंगी केशवदास की, परंतु जो रस रहस्य है ये रचना ये नहीं होगी इनकी, केशवदास की। अगला है 28, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में कही गई है? तो जो प्रस्तुत पंक्ति है ये कवि बिहारी या फिर बिहारी दास के संबंध में कही गई। अगला है 29, जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय मिला था पद्माकर जी को। अगला है 30, इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? तो जो इटावा का कवि माना जाता है तो वो होंगे कवि देव। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 31, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करके सही कोट का चयन कीजिए। चलिए कर लेते हैं सुमेलित। श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है? तो श्रृंगार मंजरी रचना हो जाएगी चिंतामणि की। रस विलास किसकी रचना है? रस विलास रचना हो जाएगी मंडन की, कवि मंडन की। रतन हजारा किसकी रचना है? रस निधि की। अलंकार पंचाशिका किसकी रचना है? मतीराम की। तो इस प्रकार से यहाँ पर सुमेलित रूप आपके समक्ष प्रस्तुत है। फिर से रिपीट करूंगा, मंडन जी की रचना कौन सी है? रस विलास। चिंतामणि की रचना कौन सी है? श्रृंगार मंजरी। मतीराम की रचना कौन सी है? अलंकार पंचाशिका। रस निधि की रचना कौन सी है? रतन हजारा। तो ये सही है होगा यहाँ पर। तो सही जो विकल्प होगा विकल्प डी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं 32, रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है?
पहले तो ध्यान रखिएगा, जो रामचंद्राभरण नामक ग्रंथ है, ये कैसा ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है, ये अलंकार प्रधान। और इस ग्रंथ के रचयिता कौन होंगे? तो ये होंगे कवि गोप या गोप कवि। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 33, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइएगा। तो जो ग्रंथ है व्यंग्यार्थ कौमुदी, इसके रचनाकार होंगे प्रताप शाही। अगला देखिए 34, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, यह पंक्ति किस कवि की है? तो जो ये पंक्ति कही गई है बिहारी के द्वारा, कवि बिहारी के द्वारा कही गई है ये पंक्ति। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? जो केशव दास है, इन्हें कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। विकल्प ए सही, विकल्प सी सही है। फिर 36, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार होंगे भूषण, ये बी रस के कवि है, आपको ज्ञात होगा। 37, हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि कोटि में आते हैं। ये कथन किसका होगा? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ध्यान रखिएगा, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं, ये आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण होंगे। प्रश्न है 38, रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है? रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि कौन है इनमें से? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प एक, घनानंद। रीति मुक्त कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को कहा जाता है। स्वच्छंदतावादी भी यही होंगे, भूषण, पद्माकर और सेनापति नहीं है। सेनापति आपके कैसे हैं? ये आपके प्रकृति चित्रण बड़ा सुंदर करते हैं। भूषण वीर रस के कवि हैं। प्रश्न 39, लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? तो जो लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय दिए गए विकल्पों में से है, तो वो होगा विकल्प ए, काव्यांग निरूपक ग्रंथ। 39 का ए। प्रश्न संख्या 40, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु ना बिराजे कविता बनीता मीत, ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई थी? केशवदास के द्वारा। किस संबंध में? अलंकार के महत्व के संबंध में। उन्होंने कहा, जिस प्रकार से एक सुंदर स्त्री आभूषणों के बिना सुंदर नहीं लगती है, जो सुंदर स्त्री के शरीर में आभूषण चार चांद लगा देते हैं, उसी प्रकार से जो काव्य में अलंकार ना हो तो काव्य उतना सुंदर नहीं लगता। सुंदर तो होता है परंतु उतना सुंदर नहीं लगता, यह है इसका तात्पर्य। 41, भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की? पहले तो आपको ये ध्यान रखना कि रसमंजरी किसकी रचना है? भानुदत्त की। इसी के आधार पर रीति आचार्यों ने कई ग्रंथ लिखे थे। तो किस प्रकार के ग्रंथ लिखे थे इस आधार पर? नायिका भेद ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, नायिका भेद। अगला है 42, रीतिकाल के कवियों को आचार्य नाम मानने का कारण कौन सा इनमें नहीं है? रीतिकाल के कवियों को अगर आचार्य ना माना जाए तो कौन सा कारण है कि इन्हें आचार्य ना माना जाए? देखते हैं, पहला क्या है, ये किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके। गलत, इन्होंने कई मौलिक सिद्धांत का आविष्कार भी किया। फिर है, इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था। मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया आपको, जो कारण नहीं है तो वो बताना था। ये किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके, कुछ एक को छोड़ के नहीं कर सके, ये तो सही है कि ये हम मान सकते हैं। फिर है, इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था। गलत, इनमें कवित्व शक्ति का अभाव नहीं था, ये अच्छी कविताएं करते थे। ज्ञान अधूरा एवं अधकच्चा, तो क्या कहें, अधूरा माना जाता है। चौथा है, इनमें सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव था, ये भी है। तो सही जो विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, प्रश्न का उत्तर विकल्प बी। अगला देखिए 43, डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? तो ये माना था इन्होंने कवि शिक्षक आचार्य। कैसा? कवि शिक्षक आचार्य। विकल्प ए यहाँ पर सही है। इनमें से कौन रीतिकाल का कवि नहीं है? तो जो रीतिकाल का कवि नहीं होगा 44 में, तो वो है रसखान। रसखान भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। बाकी याकूब खां, दुल्हा, बेनी कवि, ये तीनों रीतिकाल के कवि होंगे। प्रश्न है 45, यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो चलिए करते हैं। कवि देव की रचना कौन सी होगी? तो कवि देव की रचना है यहाँ पर शब्द रसायन। और भिखारी दास की रचना कौन सी है? तो ये होगी काव्य निर्णय। चिंतामणि की रचना कौन सी है? तो ये हो जाएगी कवि कुल कल्पतरु। और पद्माकर की रचना कौन सी है? पद्माभरण। ये मैंने आपको पहले ही बताया था ना, तो इस हिसाब से सही होगा विकल्प ए। फिर से रिपीट करूंगा रचनाओं को ताकि आपको याद रख सके। ये पद्माभरण किसकी रचना है?
पद्माकर की। शब्द रसायन किसकी रचना है? देव की। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? चिंतामणि की। काव्य निर्णय किसकी रचना है? भिखारीदास की। तो ध्यान रखिएगा। इत आवती चली जात उत चली छह सातक हाथ, यह पंक्ति किस कवि की है? तो जो ये पंक्ति है ये बिहारीदास की है, दोहा है ये बिहारीदास का। इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है? तो जो रीतिकालीन काव्य की सामान्यता, कुछ एक में तो ये राष्ट्रीय भावना है जैसे भूषण इत्यादि है, परंतु सभी में नहीं है ये। ठीक है, रीति निरूपण है, चमत्कार प्रदर्शन है, श्रृंगार रस की प्रमुखता है, ये सारी चीजें हैं। अगला है 48। बनन में बागन में बगड़यो बसंत है, यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? तो जो ये पंक्ति है ये होगी आपकी सेनापति की। बताया था ना, ये बनन बागन जंगल इत्यादि का बड़ा सुंदर वर्णन करते थे। ये प्रकृति जैसे सुमित्रा नंदन पंत है, सुमित्रा नंदन पंत की तरह ये प्रकृति चित्रण का वर्णन करते थे। अगला है 49। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधु नीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है? रनित भृंग घंटावली झरित दान मधु नीर, तो ये बसंत ऋतु का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अगला है भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने ये कथन किसके संबंध में कहा है? पहले तो ध्यान रखिए, प्रस्तुत कथन होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और ये किसके लिए कथन कहा गया है? घनानंद के संबंध में। घनानंद के संबंध में क्या कहते हैं ये? भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख आचार्य घनानंद को ही थी। अगला देखिएगा 51। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है, ये कथन किस आलोचक का है? तो जो ये कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होगा। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प डी यहाँ पर सही है। फिर से देखिए, पंक्ति पढ़ूंगा। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जवानदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। अगला है 52। अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सियानपंख बांक नहीं, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये है आपकी घनानंद की। फिर से रिपीट करूंगा। अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सियानपन बांक नहीं, ये पंक्ति घनानंद की होगी। अगला देखिए 53। यह प्रेम को पंथ कराल महातर बारी की धार पे धावनो है, किसकी पंक्ति है? कि यह प्रेम को पंथ कराल महातर बारी की धार पर धावनो है। अगला देखिए 54। नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनिया करें, ये पंक्ति किस रचयिता की है? तो ये होगी आपकी आलम की। आलम भी आपके रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो जो विज्ञान गीता है, जहांगीर जस चंद्रिका है, रत्न बावनी है, ये तीनों केशवदास की हैं, परंतु जो भाषा भूषण है ये केशवदास की रचना नहीं होगी। अगला है 56। किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो जो कवि केशव है या केशवदास है, इनकी जो संवाद योजना है इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है रामचंद्रिका ग्रंथ के आधार पर। अगला है 57। रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता कौन माने गए हैं? रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता हैं आपके मतीराम जी। फिर है सिंधु तरियो उनको बान तुम पे धनु रेखा गई न तरी, ये पंक्ति किस कवि की है? तो रामचंद्रिका में केशवदास ने ये कहा था कि सिंधु इतना महान समुद्र या फिर इतनी महान जो समुद्र की रेखाएं थी वो उनका बंदर तर गया या फिर वहां से उड़ के आ गया, और तुम रावण तुम्हारे से तो धनु रेखा ना तरी गई, तुम कैसे महान योद्धा स्वयं को स्वीकार करते हो? ठीक है, तो बी यहाँ पर सही विकल्प होगा, केशवदास ने ये कहा है। अगला है 59। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पंक्तियों को और उनके पंक्तिकारों का हम सुमेलित रूप प्रस्तुत करते हैं। यह ललित लाल कैंधो लसत दिग्भामिनी के भाल को, तो ये किसकी पंक्ति होगी? केशवदास की। रावरे रूप की रीति अनूप न्यो न्यो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, तो ये घनानंद की पंक्ति है।
या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, तो ये होगी बिहारी दास की। फिर नैनन नचाए कहीं मुस्काए, लल्ला फिरी आयो खेलन होरी, तो ये पद्माकर की पंक्ति होगी। स्वयं भी पढ़िएगा, रिपीटेड पंक्तियां हैं, पूछी जाती हैं बार बार। अगला देखिए, अगला है 60। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, ये किस कवि की पंक्ति होगी? तो ये पंक्ति है कवि भूषण की। भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें रीति ग्रंथ है? भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें रीति ग्रंथ है? तो जो भूषण का रीति ग्रंथ होगा तो वो होगा शिवराज भूषण। कौन सा? शिवराज भूषण। फिर अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा 62। क्या पूछा गया है इसमें? किस कवि की पालकी को किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? तो ये है भूषण। भूषण की पालकी को बुंदेलखंड के शासक थे, उन्होंने कंधा लगाया था। पंक्ति कुछ इस प्रकार से भूषण ने उसमें कही थी। पंक्ति थी, क्या थी आपकी? 76 को बखानों की बखानो शिवा, शिवा को बखानों की 76 को, हाँ इस तरह से थी। शिवा को बखानों की बखानो 76 को, इसलिए ये कथन कहा था। जो 76 थे, उन्होंने बुंदेलखंड के शासक थे, उन्होंने भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, उस समय ये कहा था उन्होंने, शिवा को बखानों की बखानो 76 को, ये पंक्ति कई बार आगे पीछे हो जाती है। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? जो शिवराज भूषण है ये एक अलंकार ग्रंथ है और ये भूषण का होगा। 105 इसमें अलंकारों की संख्या बताई गई है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भुवन हंसे देन कही नटी जाए, में कौन सा रस है? तो जो ये पंक्तियां हैं यहाँ पर जो रस होगा श्रृंगार रस है। ये किसकी पंक्ति होगी? बिहारी दास की। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया? तो ये किया बिहारी ने। इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक में उपलब्ध होती हैं? सर्वाधिक टीकाएं जो उपलब्ध होती हैं वो हैं आपकी रामचरितमानस की, उसके पश्चात दूसरे स्थान पर है बिहारी सतसई। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, ये पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्तियां बिहारी ने कब कही थी? जब ये जयपुर के राजा थे, जयपुर के राजा थे, उनके दरबार में रहते थे, उस समय इन्होंने ये पंक्तियां कही थी। उनका नाम क्या है? राजा जयसिंह है। फिर जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? जहांगीर जस चंद्रिका रचना है, इसके रचनाकार हो जाएंगे केशवदास। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा पद्माकर। कौन होंगे? पद्माकर होंगे। फिर इश्कलता के रचनाकार का नाम बताइए। तो जो इश्कलता ग्रंथ है इसके रचनाकार होंगे घनानंद। विरह बारिश होगी बोधा की। तुलसी गंग दुओ भये सुकविन को सरदार, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये है आपके भिखारीदास की रचना। पंक्ति भिखारीदास द्वारा कही गई थी कि तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार। पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण्य विषय क्या है? पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण्य विषय क्या है? मैंने ऊपर ही आपको बताया था, ये अलंकार निरूपण ग्रंथ है। रीति मुक्त धारा में से रीति मुक्त धारा में इनमें से किसे प्रमुखता मिली? श्रृंगार रस की, श्रृंगार रस चित्रण की, क्योंकि वो अपनी प्रेमिका का इत्यादि का श्रृंगार चित्रण बड़ा सुंदर करते थे। रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी? इसमें एक तो देखिए, जिन्होंने सिर्फ वीर रस की रचनाएं लिखी वो थे आपके भूषण, परंतु श्रृंगार वीर और भक्ति ये लिखी पद्माकर के द्वारा। भाषा भूषण के रचयिता का क्या नाम है? भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता का नाम है जसवंत सिंह। ये जो ग्रंथ है बार बार पूछा जाता है। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है? तो जो रीति मुक्त काव्यधारा है इसके अंतर्गत नहीं आते, तो वो है रसलीन। जो रसलीन है ये इसके अंतर्गत नहीं आते। बाकी बोधा
आलम ठाकुर ये आते हैं रसलीन रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। फिर है इनमें से कौन सा कवि रीतिकाल का रीति काव्य, इनमें से कौन रीति काव्य का भेद नहीं है? एक भेद है जो रीति काव्य का नहीं है, जो मैंने पहले ही आपको ऊपर बता दिया था। देखिए देखिए, रीतिबद्ध है, रीति मुक्त है, रीति सिद्ध है, परंतु रीति भुक्त नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है। विकल्प होगा विकल्प बी, रीति भुक्त कोई चीज नहीं है। अगला है 79, रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है? रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है? मुक्तक प्रकार का है। कैसा है? मुक्तक प्रकार का। और भाषा कौन सी थी इनकी, काल के कवियों की? फिर अगला प्रश्न देखिए 79, बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? तो जो बिहारी सतसई है इस पे प्रभाव है अमरुक शतक, गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती, परंतु गीत गोविंद जो रचना है इसका प्रभाव नहीं है बिहारी सतसई पे। अगला है इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, पद्माभरण और कवि प्रिया ये होंगे आपके रीति ग्रंथ। जो बिहारी सतसई है ये रीति ग्रंथ नहीं मानी जाती है। विकल्प बी। रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है क्योंकि वह स्वानुभूत मतलब स्वानुभूत और स्वच्छंद है। अर्थात स्वानुभूत का क्या मतलब होता है? खुद महसूस की गई चीजें, खुद अनुभव की गई चीजें उन्हें स्वानुभूत कहा जाता है, और ये स्वच्छंद है। विकल्प ए, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। अगला है इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि नहीं है? तो जो देखिए मतीराम द्विजदेव हैं, ग्वाल हैं, ये रीतिबद्ध है, परंतु जो पद्माकर है ये रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। पद्माकर किसके अंतर्गत? रीति सिद्ध के अंतर्गत। ऊपर शायद मैंने आपको रीतिबद्ध तो नहीं बताया था। हाँ, रीतिबद्ध नहीं, रीति सिद्ध के अंतर्गत आएंगे। जो बिहारी पद्माकर ये रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। अगला है 83, रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी ने किसे स्वीकार किया है? रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल स्वीकार करते हैं द्विजदेव को। किसे? द्विजदेव को। विकल्प सी सही है। जगत विनोद के रचयिता कौन है? जो जगत विनोद रचना है इसके रचनाकार होंगे पद्माकर। अगला है 85, यहाँ पर देखिए केशव दास का समय कब का है? 1555 ईस्वी का। बिहारी का समय कब का है? तो ये होगा बिहारी जी अपने कहाँ हैं? 1603 में जाएंगे ये। मतीराम कब के हैं? ये आ जाएंगे 1617। भूषण 13। तो सही जो विकल्प एक बार फिर से बताऊंगा, केशव दास होंगे 1555 के, बिहारी होंगे 1603 के। बिहारी 1603 के हैं, भूषण 1613, मतीराम 17। तो सही विकल्प ए। इनमें से मतीराम की रचना कौन सी नहीं है? तो जो मतीराम की रचना नहीं होगी तो वो होगी छंदमाला। विकल्प बी। अगला है 87, चंद्रबदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाए, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? विकल्प सी, केशवदास। यहाँ पर देखिए सूची एक और सूची दो के साथ सम्मिलित करना है, तो चलिए कर लेते हैं सम्मिलित। बिहारी, इनके आश्रयदाता कौन थे? मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। बिहारी लाल के आश्रयदाता थे जय सिंह, राजा जय सिंह। यहाँ से मिलेगा, मिला देंगे, क्यों नहीं मिलेगा। ये होगी अपने। फिर हम पेन का कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाएगी चीजें। ये देखिए, देव, देव किसके आश्रय में रहे? वैसे तो देव कई कवियों के कई रचनाकारों के आश्रय में रहे, परंतु भवानी सिंह हैं इनके आश्रय में भी ये रहे हैं, तो विकल्प के हिसाब से होगा सी। भूषण, भूषण किसके दरबार में रहे? तो मैंने ऊपर ये बताया था आपको, अगर आपने ध्यान से सुनी होती ये वीडियो तो आप ठीक कर लेते। भूषण है हमारे भाई ऊपर प्रताप शाही, बताया था ना। और पद्माकर का भी बताया था, शिवा को बखानो की बखानो छत्र, नहीं नहीं, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। जो भूषण है ना, भूषण है शिवाजी के। ये पंक्ति किसने गई थी? भूषण
शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को, 3 का हो जाएगा यहाँ पर बी। शिवाजी के दरबार में भूषण रहे हैं। और पद्माकर की कौन सी है? पद्माकर की है प्रताप शाही, मैंने बताया था ना ये ऊपर आपको, इसलिए ये हो जाएगा सही। यहाँ पर कौन सा पेन यूज करूं? ब्लैक कलर। ये सही होगा। बी में कहाँ जा रहा है भाई तू यार? ये ठीक है। तो इस प्रकार से बिहारी जयसिंह के दरबार में रहे, देव भवानी सिंह के दरबार में रहे, भूषण शिवाजी के दरबार में रहे, और पद्माकर प्रताप शाही के दरबार में रहे। वैसे ये एक एक के नहीं रहे, कईयों के रहे हैं, फिर भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। 89, 89 में क्या सही होगा? इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? तो जो ललित लाम है ये पद्माकर की रचना नहीं है, मतीराम की रचना है। ऊपर ये बताया था आपको। जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी ये इनकी रचना होगी। देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की? जो देव थे इन्होंने नए संचारी भाव की उद्भावना की थी या स्थापना की थी, तो यह छल नाम से। कौन से? छल नाम से। अभिता उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, पंक्ति किस कवि ने कही है? तो जो पंक्ति है ये देव के द्वारा कही गई थी। देव ने क्या कहा है? अभिदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन। अगला है 92, हरिणी के नैनानु ते हरिणी के ये नैन, हरिणी के नैनानु ते हरिणी के ये नैन, ये जो पंक्तियां हैं इनमें से कौन सा अलंकार यहाँ पर होगा? तो सही जो विकल्प होगा यमक प्रतीप अलंकार। फिर है 93, इनमें से कौन बिहारी सतसई की टीका नहीं है? तो बिहारी सतसई पे बताया था ना, वो काफी टीकाएं लिखी गई हैं। इसमें लालचंद्रिका, कवि प्रकाश टीका, बिहारी रत्नाकर हैं, ये टीकाएं तो हैं, परंतु जो सुबोध सुबोधार्थ बोधिनी है, सुबोधार्थ बोधिनी रचना, ये नहीं है टीका इसकी। अगला है कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति आंगनी चारु गोराई, ये पंक्ति किस कवि की है? तो जो ये पंक्ति होगी मतीराम की होगी। अगला देखिए 95, श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? जो रचना है श्रृंगार लतिका ये द्विजदेव की हैं। अगला है 96, रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? तो भारतेंदु के पिता थे गिरिधर दास, ठीक है, और ये रीतिकाल के रचनाकारों में माने जाते हैं। अगला है 97, राम सतसई के रचनाकार कौन है? तो राम सतसई के रचनाकार होंगे राम सहाय दास, विकल्प सी। अगला है ढेल सो बनाए आए मिलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, ये किस कवि की पंक्ति होगी? ठाकुर की। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, ये किस कवि की पंक्ति है? बोधा की। अगला है 100, इनमें से महाभारत और हरिवंश का हिंदी पद्य में अनुवाद किस कवि ने किया है? तो ये किया है आपके गोकुल नाथ गोपीनाथ, इनके द्वारा, विकल्प ए। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर 100 प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस किया। मुझे पूर्ण आशा है कि ढंग से अगर आप इनको पढ़ते हैं, इनके नोट्स बनाते रहते हैं, तो आपको इनका लाभ मिलेगा, ठीक है, कोई भी परीक्षा क्यों ना हो। तो अब जाते जाते आपको एक और पेम्पलेट दिखा देता हूँ, ये देखिए। एलटी टेट दिसंबर 2024 के लिए भी हमारी टीम के द्वारा न्यू बैच बिठाया जा रहा है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है इस कोर्स को परचेज करने का, तो जल्द से जल्द इसको परचेज करिएगा, अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ करिएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी बैच में एनरोल होता है उसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाभ मिलता ही है अपने पेपर को पास करने का, ठीक है। तो फिर से कहूँगा पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, वहाँ पर आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। जो पेड मेंबर्स हैं उनको उनके ग्रुप पे पीडीएफ सेंड की जाती है, ठीक है। तो चलिए फिर अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।